नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आज हम लेके आए एक बहुत इंटरेस्टिंग श्रृंखला जिसका नाम है अभिनव भारत टुवर्ड्स न्यू आत्मनिर्भर इंडिया। जी हाँ, जिस किसी व्यक्ति विशेष ने, मैं व्यक्तियों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देश बनाता है उसके लोग यानी कि उसके पीपुल। तो हम बात करेंगे उन भारतीयों की, उल्लेखनीय भारतीयों की, श्रेष्ठ भारतीयों की, जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हुनर के साथ, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, डॉक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, एनजीओज हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, आर्टिस्ट हों, क्राफ्ट्समैन हों, ट्राइबल्स हों और इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हों, हमारी देश की प्रगति और देश भारत के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया है और कर रहे हैं, आज इसी श्रृंखला में आज से हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। तो आइए पहले प्रसंग में आज बात करते हैं एक ऐसे ही भारतीय से जिनका नाम है श्री अशोक श्रीवास्तव। आप अध्यक्ष हैं नवरत्न फाउंडेशंस के। अशोक जी, स्वागत है आपका। मैं आपके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बता दें। ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, विच इज़ अ वेरी खुशी कॉर्पोरेट लाइफ लीड करने के बाद समाज सेवा का बीड़ा उठाया। A very electrifying, charismatic and a very dynamic personality, very charming personality with a rock solid determination towards his work, married to his work and a person who has a never say die kind of an attitude. अपने आप को अपने काम में सरोबार रखते हैं और एक फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, एक सोशल थॉट लीडर हैं, very noble soul, very kind gentleman. He's touched many lives. अपने से आगे होकर काम करना भारत देश की प्रगति के लिए ये नवरत्न फाउंडेशंस का सिलसिला चला है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ मैनी ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पैन इंडिया। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन लंबा करता जाऊंगा तो बहुत लंबा होता जाएगा। अशोक भाई, आपका एक प्रोग्राम हम देखते हैं जी, अशोक श्रीवास्तव सेज, दो ही इज नॉट सेड एनीथिंग येट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक श्रीवास्तव सेज एपिसोड नंबर 25, यानी कि कोरोना से जंग एनजीओस के संग। धीमे धीमे करते करते देखिए हम लोग 25वें एपिसोड में आज आ गए हैं और जैसे जैसे धीमे धीमे समय बढ़ रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वैसे ही कोरोना का जो असर है और बढ़ता जा रहा है। So finally Ashok Srivastava says. Yeah. So what we've heard is that इनका एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर मैं चलूँगा मास्क के ऊपर। बात दरअसल अभिनव जी ये हुई कि उस समय कहीं भी इंफॉर्मेशन जा नहीं रही थी और ये नहीं मालूम पड़ रहा था कौन कौन सी संस्थाएं नोएडा के अंदर बहुत काम कर रही हैं, और अखबार भी जो थे, जो 35-36 पेज के अखबार घट करके वो 8 पेज के हो गए थे क्योंकि उनके पास सूचना नहीं पहुंच रही थी, रिपोर्टर्स बाहर नहीं जा रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगे जो मेरी फेलो एनजीओस काम कर रही हैं उनके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। तो हमारा ये था कि सोशल मीडिया रीच हमारा बड़ा अच्छा है और ख़ासकर हम उस पर काफ़ी काम किया। तो हमने कहा क्यों ना हम जैसे काम कर रहे हैं तो जो हमारी फेलो एनजीओस काम कर रही हैं उनके बारे में बताया जाए। तो हम लोगों ने एक निकाला अशोक श्रीवास्तव सेज, और हम हर रोज़ 2 एनजीओस के बारे में बताते थे कि उन्होंने पेंडेमिक में कितना काम किया है, उनके अथॉरिटीज़ कौन हैं, कौन साथ में काम कर रहा है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि पूरे नोएडा में ये मालूम पड़ा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कम से कम 100 से ज़्यादा एनजीओस काम कर रही थी। तब आप देख रहे हैं कि अपना एनजीओ होते हुए भी दूसरे एनजीओस के बारे में सोचना और उनका प्रचार प्रसार भी करना। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत सादा आदमी हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे ये महात्मा गांधी जी की उस स्टेटमेंट का, उस स्लोगन की याद आ रही है कि बी द चेंज विच यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत की तरफ और वोकल फॉर लोकल की तरफ, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप स्वयं इस फ्लैगशिप अपने प्रोग्राम से उस पर प्रयास कर रहे हैं? इस पर हम लोग 100% प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बचपन में हम लोग एक प्रार्थना करते थे
दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें, हमको मन की शक्ति देना विजय करे। तो आप समझिए कि महात्मा गांधी ने भी शायद उसी से प्रेरित होकर कहा है कि बी द चेंज, और हमारा संस्था का मोटो भी यही है। और या अगर कहें से हमारा जो वाक्य है जिसको कहते हैं कि मोटो ही बोल लीजिए, या उसके जो वाक्य बोलते हैं कि जो हमारा अंडरलाइन यही है कि बी द चेंज वॉट एवर यू वांट टू बी, है ना। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैं इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने खोज करी है, आविष्कार नहीं किया। आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उन्होंने बातें कह रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी में पहले से चल रही थी, लेकिन कहीं छुपी हुई थी, उस पर कहीं मिट्टी पड़ी हुई थी, गर्द थी, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको हिला करके बताया। So, sir, in the COVID situation, in the lockdown period, which is the greatest pandemic in the history of our lives, which we've seen, my first question to you is that what has Ashok Srivastava and Navratan Foundations done significantly in this darkest times of history of ours, sir? Thank you, Abhinav, for inviting me for such a, say, I must use the word elegant interview, because I'm not of that caliber, whatever you have told about me. लेकिन जितना कहा है बहुत ज़्यादा कहा है। और चलिए, लेकिन जो बात आपने कोविड की कही है कि कोविड अनडाउटली ऐसा पेंडेमिक है जिसके बारे में हम जितना बात करें तो कम ही है, और इसको हम लोगों ने भुगता है, इतना भुगता है कि अब हमें समझ में आ रही है कि क्या चीज़ है ये। जहाँ तक नवरत्न फाउंडेशंस की बात है, नवरत्न फाउंडेशन ने बहुत काम किया है। अशोक श्रीवास्तव ने नवरत्न फाउंडेशन में काम किया है। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ मैंने किया तो ये गलत बात है। तो मैं आपको फाउंडर ना कहते हुए कार्यकर्ता कहूँ तो सही? कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत उचित शब्द है, मतलब उसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं होगी कहने हुए। और कोविड के अंदर जो हम लोगों ने देखा कि समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्तित्व है या जो वर्ग है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेली वेजर्स, जो रोज़ बेचारा कमाता है, रोज़ खाता है, तो उसके लिए समस्या धीमे धीमे नहीं आई बल्कि एकदम से आई, क्योंकि सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई थी, सब बंद हो गया। ना उसको खाने के पास उसके पास कोई साधन था, ना उसके पैसा कमाने का साधन था, कहीं जा सकता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का आप जानते हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन इतना ज़बरदस्त था कि हम भी घर से बाहर निकलने में पॉसिबल नहीं था। तो हमारी टीम ने यही सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो ये सोचते हुए फिर हम लोगों ने उसको शुरुआत की। और सबसे पहले जो आदमी को ज़रूरत क्या होती है, वो खाने की होती है। हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन पेट नहीं भर रहा। तो पेट भरने के लिए चाहिए, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास आग जलाने के लिए साधन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, उसका कुछ है नहीं, क्या करें। तो ये सोचते हुए फिर हम लोगों ने कहा भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो इसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं कर्नल अमिताभ अमित, हमने उनको सजेस्ट किया, तो उन्होंने फिर शुरुआत की, फिर पूरी टीम लग गई। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी खाने की। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग उनको खाना बना के देते हैं, और उसमें समस्या क्या आएगी कि एक तो सरकार कह रही है कि कोई घर से बाहर निकले नहीं, और दूसरी तो हम ये कर दें कि खाना खाने के लिए आप बाहर आइए। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको घर में रहें, वहीं खाना मिले, अपने आप बनाएं खाएं, ऐसा करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक पैकेट बनाया 7 से 10 दिन का। उसमें हमने कि ये प्रिज्यूम किया कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो उसके हिसाब से जैसे 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, दाल वाल करके 11-12 आइटम्स को हम लोगों ने जोड़ा, और वो हम लोगों ने देना शुरू किया। तो पूरे हमने करीब उसको 2 महीने से ऊपर चलाया। कितनी फैमिलीज? 7,000 फैमिलीज। 7,000 फैमिलीज को हमने कवर किया। और इसके संग संग जब 2 महीने के बाद एक नया सेगमेंट खड़ा हुआ, मालूम पड़ा कि जैसे सेल्समैन थे, जैसे अपने कई जगह के म्यूजिशियंस हैं, बेचारों का जो रोज़ कमाते थे, उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे। तो वो कह तो पा नहीं रहे थे ना कि भाई हमें कुछ चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी तो फिर भी कह देगा साहब हमें कुछ खाने को दो, लेकिन इस वर्ग का आदमी कुछ कह नहीं पाता है। उसको लगता है कि मैं क्या जाऊँ, उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो सोचता है कहीं ना कहीं स्वाभिमान सबसे बड़ी बात है वो थी। तो वो देखते हुए फिर हम लोगों ने उनसे बात की, और उन्होंने बोला साहब ऐसा है कि आप हमको तो कैश कर दे तो हम अपने आप देख लेंगे। तो फिर हमने कहा भी कैश दे ना दें, लेकिन देन वी डिसाइडेड, हमारी पूरी टीम ने, जो हमारी कमेटी थी जिसमें काफ़ी
हाई क्लास लेडीज़ थी, जो हाई क्लास से बोल रहा हूँ कि वो जैसे मेजर जनरल साहब की वाइफ थी, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने फिर पूरा एक टीम बनाई, उसको सर्वे किया और फिर हमको एक कमेटी बना के दी और पूरा उसमें उन्होंने दिया। तो हम लोगों ने उसमें करीब 2-2 हज़ार रुपये हमने सबको फिर डोनेट किए। तो अगर हम बात करें अशोक जी के इस पैंडमिक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब आप उनके डायरेक्टिव्स आए कोविड-19 के अंदर, कैसे लोगों ने, संस्थाओं ने, एनजीओज ने काम करना है, तो नवरत्न फाउंडेशंस और कैसा आपका तालमेल प्रशासन के साथ रहा? आप ठीक कह रहे हैं अभिनव जी, इस समय तो जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करने के लिए। इसमें फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम जब भी कभी कहीं जाते थे, कुछ भी हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ पे बाकायदा पूरी हम लोग एक लिस्ट बनाया करते थे किसको देना है। और वो लिस्ट के संग संग हम वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस चौकी का प्रभारी है और नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं, उनको हम बता दिया करते थे कि आज हम इस गाँव में जा रहे हैं, यहाँ पर हम बाँटेंगे। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो लूट-पाट का भी खतरा बढ़ जाता था। क्योंकि एकदम से भीड़ आती थी, एकदम से, और आके यही बोलती थी कि हमारे पास खाने को नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, जो भी उनका था। तो हमें कहीं न कहीं अपने को भी एक बैलेंस करना पड़ता था और अपने जो रिलेशंस हैं नोएडा अथॉरिटी के संग, लोकल प्रशासन, क्योंकि नोएडा में सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे 3 हैं। एक तो यहाँ पे पुलिस है, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डीएम के अंडर है और नोएडा अथॉरिटी है। तो तीनों के संग सामंजस्य रख के काम करना पड़ता था और हमें भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं हम पे ही ये कुछ एक्शन लगा दें, हम पे ही केस ठोक दें। क्योंकि कहने को हम एनजीओ वाले हैं, लेकिन हम उनके लिए एक आम आदमी थे जो कि काम कर रहा है। और उनको सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूछ सकती थी कि जब कोरोना के लिए मना किया गया कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, तो एनजीओ ने भीड़ इकट्ठी कैसे करी, ये बड़ा क्वेश्चन था। अशोक जी, अब आज चलते हैं, ये मास्क बड़े सुंदर हैं और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ों से बने हुए हैं, एंड ये इसके पीछे क्या कहानी है? बात बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल, आई कैन सी, यू नो, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, आई एम श्योर, और फील भी इसका बहुत लाइट है। क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी ये है कि हमारे सिलाई सेंटर चलते हैं जहाँ पे हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, इसका क्या कहते हैं, टेलरिंग का। और पूरे गौतम बुद्ध नगर में 32 सिलाई सेंटर हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश बंद हैं। फिर ये हुआ था कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मास्क को पहनना चाहिए। सर्जिकल मास्क का जो हम लोगों ने देखा तो उसमें ये था कि भाई वो महंगे भी थोड़े पड़ रहे थे और ये था कि वो वॉशेबल नहीं थे। तो हमारे भी कई साथी लोग हैं, डॉक्टर अजीत सक्सेना अपोलो हॉस्पिटल में हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप मास्क बनाते हैं। फिर हम लोगों ने मास्क का शुरू किया, तो हमारे 2 सिलाई सेंटर हमने खोले। तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ आईं, उन्होंने ये बोला कि भैया हमें कुछ काम दे दो, कुछ हम लोगों का पैसा नहीं है, क्या करें हम लोग। तो सोचा कि क्या काम दिया जाए, हमारे पास भी कोई काम नहीं था, कपड़े को सिलवाने आ नहीं रहा था। फिर एक क्लिक हुआ कि क्यों ना कपड़ा ले करके लोगों से कपड़ा मांगा जाए और सिलवाया जाए और उसको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाए, क्योंकि गरीब लोग भी मास्क जो थे वो अच्छे नहीं ले पा रहे थे। और हमने देखा कि मास्क उठा के फेंक दिया करते थे। आप जितना मास्क फेंकेंगे कचरा उतना होगा, उतना पेंडेमिक का खर्चा बढ़ेगा। तो पेंडेमिक को भी रोकने का बहुत ज़रूरी था, सोच करके फिर हम लोगों ने मास्क शुरू किया। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने करीब 30,000 मास्क बांट चुके हैं हम लोग। 30,000 मास्क। और इसमें हमको इजराइल एम्बेसी ने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। इजराइल एम्बेसी जी, उन्होंने हमारे मास्क को देखा, जैसे आपको पसंद आया, बाकायदा कई 12 एनजीओज में से उन्होंने हमको सिलेक्ट किया। इजराइल एम्बेसी ने, जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझको एक बात बताइए अशोक जी, क्या इस मास्क से कहीं महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनको पैसे मिले उससे? अब मैं शुरुआत तो इसीलिए की गई थी अभिनव जी, शुरुआत तो इसीलिए की गई थी। और आज अगर आप समझिए कि 30,000 मास्क हमने बनाए हैं, अगर हमने हर एक महिला को 3 से 5 रुपए के बीच में पर पीस दिया है और करीब आप समझिए कि 20 महिलाएं, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी इनकम उनकी हुई है। आपका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अगर मैं बात करूं उम्मीद के बारे में, मुझे कहना चाहता हूं, उम्मीद जो शिक्षित महिला और उन्नत राष्ट्र की बात करता है, क्या है ये उम्मीद? ऐसा है कि हमारे जो सिलाई सेंटर चलते हैं उसमें महिलाएं जो शिक्षित होने आती हैं, उसमें से 90% महिलाएं जो प्रवासी हैं, प्रवासी मतलब वो यहाँ लोकल नहीं हैं, और उसमें से अधिकतर महिलाओं को हमने देखा कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। तो फिर ये था कि उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता था।
फिर हमने ये देखा कि नोएडा एक ऐसा शहर है कि जो अल्ट्रा मॉडर्न है। उस अल्ट्रा मॉडर्न शहर के अंदर कि अगर महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग अगर अशिक्षित रहेगा तो उससे बड़ा बदनुमा दाग नोएडा पे कोई नहीं हो सकता। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। और हमारा एक ये मानना है कि महिलाएं अगर शिक्षित हों और स्वावलंबन की ओर बढ़ें तो उनकी सोच इतनी व्यापक होती है कि वो समाज को बदल सकती है। तब हम लोगों ने कहा एक उम्मीद रखी जाए और महिलाओं को पढ़ाया जाए। फिर हम लोगों ने इसे स्कूल खोला और इसमें ये दिया कि शिक्षित महिला उन्नत राष्ट्र। अगर महिला शिक्षित होगी तो राष्ट्र अपने आप ही उन्नति करेगा। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने नोएडा और आसपास क्षेत्र में 10 जगह पे ये सेंटर खोले हुए हैं, जहाँ पे रोज़ाना हम 2 घंटे की क्लासेस लेती हैं। और हम इसमें कभी ये नहीं देखते कि कौन है, कौन सी महिला कहाँ से आ रही है, कितनी एज है। हमने ये माना कि चाहे अगर 80 साल की होगी तो भी पढ़ाएंगे। और आपको बता दूं अभिनव जी, हमारे यहाँ 16 साल से लेकर के और 82 साल तक ये महिला पढ़ती है। नवरत्न ज्ञान पीठ के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि वो कितना संजीदा सब्जेक्ट है। अभिनव जी, ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। ये वो उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों के माँ बाप आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं। कोई ठेली वाला है, कोई रिक्शे वाला है। और जब ये सुबह लोग चले जाते हैं ना काम पे, तो इनके बच्चे जो है मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि कोई क्रच में तो भेज सकते ही नहीं लोग। तो ये अपना घर बंद किया, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ छोड़ जाते थे। तो ये हम लोगों ने महसूस किया और सेक्टर 8 के स्लम एरिया के अंदर हमने बच्चों की जो हालत देखी, तो वहाँ पे हमारे श्री रमाकांत सिंह हैं, जिनका विकलांग ज्ञान मंदिर स्कूल चलता था। तो हमने उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि स्कूल तो मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। तो हम लोगों ने इसको फिर स्कूल को अडॉप्ट किया, आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको टोटली फ्री एजुकेशन का किया हमने। अभी इस समय करीब 125 बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं और पिछले 7 साल से हमारा इसमें हम कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम दिया हमने नवरत्न ज्ञान पीठ। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, वो करते हैं। चलिए, ये भी बहुत बधाई की चीज़ है, बहुत विश्वास की चीज़ है। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ एक चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे कि आपने उनको शिक्षित किया, साक्षर किया। 16 से 82 साल के का मामला है महिलाओं का। तो क्या उनकी आइडेंटिटी, उनका अस्तित्व, जो आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम और भी, क्या वो निखर कर आगे आया और वो क्या है? अभिनव भाई, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो महिलाएं हैं, मैंने 2 बातें आपको पहले कही थी। एक तो उनकी जो साक्षरता होती है और जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर बढ़ती हैं तो उनकी सोच व्यापक होती है और उनकी पहचान में अपने आप ही इतना ज़बरदस्त बदलाव आता है, हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने अस्तित्व प्रोजेक्ट के अंदर जो 32 सिलाई सेंटर खोले हैं, उसमें 9000 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। और आज उसमें से करीब 50% से ज़्यादा महिलाएं, करीब समझिए कि 6000 रुपये से लेकर के, और कई महिलाएं 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा रही हैं। और ये कैसे हुआ? क्योंकि सिलाई सीखी, कढ़ाई सीखी और काम कर रही हैं। तो ये जो अस्तित्व जब उनका अपने आप ही निखर करके आता है ना, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम रखा अस्तित्व। और हमारा यही प्रयास है कि अस्तित्व के अंदर उसमें एक उसका एनहेंसमेंट हो, बढ़े, आगे बढ़ के काम करें। और इसमें नवरत्न ने काफ़ी काम किया है। जी हाँ, इनफैक्ट ये भी हमारे सामने एक कपड़े का थैला है, which says I support नवरत्न फाउंडेशन। और आपकी बात सुनकर I take the pledge that I will also support नवरत्न फाउंडेशन। Thank you very much. From our organization point of view, from today it's a public pledge। and also अशोक जी, अब चलते हैं दूसरे आयाम की तरफ। मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर पुस्तक है, it's a very beautiful book, plantable notepad। Now this is out of a recycled paper, I presume। Exactly। और यहाँ पीछे इसके लिखा है this is how you plant your notebook। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। and it says cut out the notepad cover and soak it in water for 3 or 4 days as it sprouts। cut out the sprouted paper with soil and keep giving water and sunlight। watch it grow into a plant। रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस, पर्यावरण से नवरत्न फाउंडेशन का क्या संबंध है? दिख रहा है साफ साफ। बहुत गहरा, इतना गहरा कि मेरे ख्याल से हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है। हम लोगों ने इस शहर में 3 चीज़ों को बहुत महसूस किया है। जब हम यहाँ आए थे 31 साल पहले,
तो बेशक ये यहाँ खेती बाड़ी काफ़ी होती थी, तब यहाँ शहर बसा नहीं था। लेकिन एक बात हम महसूस करते थे कि यहाँ पानी की समस्या थी और दूसरा यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम था। ग्रीनरी थी लेकिन इतनी नहीं थी ग्रीनरी। तो हम लोगों ने तब इस बात को निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग इसको प्लांटेशन की तरफ बढ़ें, सैपलिंग करें। तो वो हम लोग प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात थी, पानी जो यहाँ का इतना बढ़िया नहीं था, तो ये था कि भाई जो अच्छा पानी आ रहा है वो जाया नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए नवरत्न ने काफ़ी आगे बढ़ के काम किया, क्योंकि नवरत्न का उदय जो है 2002 में हुआ था। तब तक हमें इस शहर में आए हुए 12 साल हो चुके थे। तो 12 साल में जो हम लोगों ने सहन किया, जो भुगता मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं, जो हम लोगों ने सफ़र किया, उसको देखते हुए किया। और तीसरा शब्द था प्लास्टिक, जो वन टाइम, जी, तो वन टाइम प्लास्टिक है। तो जहाँ हम लोगों ने हर साल प्लांटेशन का काम, काफ़ी ड्राइव हम लोग करते हैं, लोगों को जाके देते हैं, बल्कि हम लोग खरीद करके सैंपल्स देते हैं कि भाई आप सैपलिंग करिए, आप जाइए लगाइए ताकि हो। कई लोग तो बड़ा नाक भौं सिकोड़ते थे क्या करना है हमें, लेकिन आज वही लोग तारीफ़ करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके यहाँ पे अर्जुन का पेड़ बढ़ के इतना बड़ा हो गया है और उससे उनको मेडिसिन मिल रही है। तो वो भी कहते हैं अरे ये पेड़ कहाँ से लेके आए थे। अच्छा, आजकल क्या है कि आयुर्वेद का ज़माना आ गया है और लोग उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है, हर तरह के वृक्ष के बारे में चर्चा हो रही है। तो अब कहते हैं हाँ आपने तब दिया था, वो हमारे यहाँ लगा हुआ है अभी तक। So what he's talking about is that people have got very, very conscious about their health, their food practices, and the entire environment. And the country is really जो स्वच्छ भारत की बात भी माननीय प्रधानमंत्री ने की है, एक तरह से जागरूकता है। हम लोगों ने प्लास्टिक के अंदर एक नारा दिया था कि प्लास्टिक हटाओ गाय बचाओ, प्लास्टिक हटाओ गाय बचाओ। और इस पे हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा किया 2011-12 के अंदर, और एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया। और पूरे नोएडा के एक एक सेक्टर में और एक एक गांव के अंदर पार्कों में जाकर के बच्चों ने 125 से ज़्यादा इसके शोज किए। 125 से ज़्यादा शोज किए, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, लोगों को जागरूक करने के लिए। पानी की अगर बात करें, ग्राउंड वाटर की जो टेबल्स हैं वो नीचे जा रही हैं, जलस्तर नीचे जा रहा है। तो व्हाट इज़ योर टेक पर्सनली एंड द फाउंडेशंस टेक ऑन सेव वाटर? इसमें मैं एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ। हमारे घर में जब हमने नया घर बनाया था सेक्टर 52 में, तो हमने उसकी बोरिंग कराई थी, और बोरिंग करा के हम पानी उसमें से निकाला करते थे। मेरी बेटी एमईटी स्कूल में पढ़ती थी और उसको, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या बात थी, लेकिन 4-5 साल बाद हमारी बोरिंग जो थी वो सूख गई, और सूखने के बाद फिर हम लोगों ने दोबारा री बोरिंग के लिए बात किया। मेरी बेटी तब तक 11th क्लास में आ गई थी, उसको मालूम पड़ा कि हम री बोरिंग के लिए जा रहे हैं, तो शी फुट डाउन, बोले पापा हमारे घर में अब बोरिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा क्या बात होगी बेटा, बोरिंग तो पानी की ज़रूरत है, यहाँ तो पानी में पता बड़ा इरेगुलर आता है। बोली नहीं पापा, अब हमारे घर में बोरिंग नहीं होगी, और अगर आपने बोरिंग की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। बच्ची कह रही है कि पानी को वेस्ट करते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि हमारे यहाँ, मैं भी आज सुबह डांट खा के आया था बात। घर में जैसे किसी की गाड़ी धोनी है तो ऑन कर दिया, कुछ करना तो ऑन कर दिया, माली आ रहा तो ऑन कर दिया। बोले नहीं आप ऐसा करिए, एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक ऊपर लगाइए घर के ऊपर, वहाँ से लीजिए, अब इसमें घर में नहीं। तो आप समझिए पिछले 13 साल से हमारे यहाँ रीबोरिंग नहीं हुई है, और हम लोगों ने अब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि बच्चों ने हमें सिखाया कि पानी को कैसे सेव करना है। इसी प्रकार से हमारे घर में जनरेटर था, उसने जनरेटर बिकवा दिया हमारा। अच्छा, कहते हैं आप पॉल्यूशन बहुत करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अच्छी खासी ठंड है इस बार दिल्ली में, एंड वो जो लोग सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास लेसर मीन्स है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम 2002 से लगातार इस पे काम कर रहे हैं। इस पे हमारा प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है शीत कवच। शीत कवच, जी शीत कवच है, और इसमें मेरे ख्याल से नोएडा के अंदर सबसे पहले शुरुआत ही नवरत्न फाउंडेशन ने की थी। और हम लोगों ने घरों से लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि जो आपके पास पुराने कपड़े हैं, जो आप नहीं पहन रहे हैं, दीजिए, क्योंकि तब यहाँ पे हम लोग देखा करते थे काफ़ी गरीब लोग अभी भी हैं, और स्लम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बसे हुए। तो हम लोगों ने तब से बांटना शुरू किया। उसके साथ यहाँ के एक लीडिंग न्यूज़पेपर हिंदी के हैं वो आ गया है, उन्होंने उसका नाम अर्पण दिया, उसमें सबसे पहले फिर हम लोग जुड़े उनके संग, फिर काफ़ी काम किया। लेकिन हमने एक जो अलग से काम किया वो ये था कि गवर्नमेंट स्कूल और कुछ यहाँ पे NGOs के स्कूल हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो सर्दियों में ज़्यादातर अपने स्कूल जा नहीं पाते, क्योंकि आजकल तो स्कूल बंद है, अभी तो बंद है, लेकिन यूनिफॉर्म स्वेटर्स उनके पास नहीं होते थे।
तो हम लोगों ने 2004 से यूनिफॉर्म स्वेटर्स देने का काम शुरू किया और हम लोग खरीद के लाते थे, बिल्कुल नए स्वेटर देते हैं और हर साल हम 2000 से और 4000 के बीच स्वेटर बांटते हैं। अभी तक हमें ध्यान है कि हम लोग कम से कम 60,000 से ज़्यादा स्वेटर हम लोग बांट चुके हैं। मोर देन 60,000 स्वेटर्स। More than 60,000 sweaters also. जी, बिल्कुल नए स्वेटर्स, इसमें कोई हम लोग स्वेटर पहना हुआ नहीं बांटते। तो मैं अगर ये कहूँ कि आर्ट ऑफ गिविंग में आप महारत रखते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, अब हमने बहुत सारे आयाम छू लिए और मुझे पता चला है कि आप की म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी है। जी हाँ जी। और म्यूज़िकोलॉजी के अंदर रहते हुए आपके संस्थान ने जो काम किया है, ज्ञान की बात हो गई, म्यूज़िक के अंदर नवरत्न फाउंडेशन का क्या प्रयास रहा है और किस तरह से आप लोगों को संगीत में बांधते हैं? ये एक ज़िंदगी का बड़ा अहम पहलू है। ये आप जब पैदा होते हैं तब भी संगीत होता है, जब चले जाते हैं तब भी संगीत होता है, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि संगीत के संग जुड़ना चाहिए। और वैसे भी मैं बचपन से बहुत ही क्रिएटिव रहा हूँ संगीत के क्षेत्र में। थिएटर मैंने बहुत किया है और एंकरिंग भी आप करते हैं, मुझे मालूम है। जी, आपको देख के तो हम भी बड़े हुए, ऐसे हम आपसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन आपको देख के भी बड़े हुए। आपको तो हम लोगों देखा, हम लोगों ने सराहा है। और इसमें क्या कि नोएडा में जब हम आए थे ना, यहाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखती नहीं थी, तो हमने कुछ करना चाहिए। तो धीमे धीमे छोटे छोटे प्रोग्राम किए अपने, जहाँ हम सेक्टर 25 जलवायु विहार में रहा करते थे, वहीं पर क्लस्टर था, तो क्लस्टर का हमने कुछ प्रोग्राम किया, बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे गाने गवाने शुरू किए। कुछ ऐसे करते करते बड़ा होता गया, धीमे धीमे बड़ा हुआ। अभी तो ये है कि हम लोग हर साल नोएडा के अंदर, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि करीब 25 के आसपास प्रोग्राम तो हम करते हैं, छोटे से बड़े लेकर के। इसमें मुकेश की याद में भी करते हैं, मोहम्मद रफ़ी की याद में करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों का जो प्रोग्राम करते हैं उनका नाम है चाचा के नन्हे फरिश्ते। और जो बुजुर्गों को करते हैं उसका नाम तो बहुत ही अच्छा है, जश्न तजुर्बात। अच्छा, तजुर्बे से जोड़ा आपने, विज़डम से। हम उनको बुड्ढा नहीं कहते। हमारे साथ एक वो ओम विशांति चैरिटेबल सोसाइटी है, वो इस प्रोग्राम को मिलनी करती है, हम साथ में जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने हर एक के लिए, और जब महिलाओं के लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं, सबके लिए प्रोग्राम करते हैं। और एक प्रोग्राम जो हमने रखा है उसका नाम है जो आए वो गाए। जो आए वो गाए, उसका ये पर्पस है अभिनव भाई। अच्छा, आप मेरे शो में आए हैं जी, आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को लगा सकते हैं, जैसा भी जो आए वो गाए। मैं एक पहले बता दूं उसका पर्पस क्या था, जो आए वो गाएगा। वो ये पर आप सुनाएंगे जरूर गाना। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि हमने ये महसूस किया है कि बहुत लोग गाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन लोगों को मंच नहीं मिलता और मंच को गाने वाले अच्छे नहीं मिलते। तो हमने एक बीच में हम लोग प्रकार से उनके लिए ब्रिज बन गए हैं, एक मात हो गए, एक सूत्रधार जिसे कहते हैं ना, आप कहते हैं, वो हम लोगों ने भूमिका अपनाई है। और उसमें अब हम लोगों ने किया कि ओपन मंच होता है, साजिंदे बैठे होते हैं, साजिंदे मतलब म्यूजिशियंस होते हैं, साउंड सिस्टम होता है, खाने को हम भी देते हैं, पीने में मतलब चाय की बात कर रहा हूँ चाय सब हम लोग देते हैं। और फिर उनको कहते हैं आप आइए गाइए। जो पहले 30-35 लोग आते हैं उनसे हम लोग गाना गवाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको गाना का मतलब शौक होना चाहिए। ये नहीं कि चलो आज गाने का मौका है मैं चले जाए, ऐसा नहीं है। और इसमें हो अभी तक हम लोग करीब 600 से ज़्यादा लोगों को गाना गवा चुके। 600 से ज़्यादा लोग गाने, तो 2 लाइन्स आप सुना दीजिए प्लीज़। ओके, मेरे बहुत ही प्रिय जो गायक रहे हैं उनका नाम किशोर कुमार है। और किशोर कुमार के गाने मेरे को बचपन से गाता हूँ, और वही गाना गा गा के थोड़ा सा शादी भी शायद वैसी हो गई थी। अच्छा, चलिए। वो है, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओहो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है। आपने जिक्र किया शादी का, तो सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी पत्नी श्री और आपकी फैमिली में लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस काम में? अगर पत्नी सपोर्ट ना करे तो कोई भी पति समाज सेवा नहीं कर सकता।
ये मेरा एक अटल वाक्य है। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर पत्नी नहीं चाहे तो बेचारा पति घर से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। तो और ये बात बिल्कुल सही कही है। तो मैं तो इस मामले में ये कहता हूँ, मैं तो अपनी पत्नी को भगवान मानता हूँ इस मामले में, वाह, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल छूट दे रखी है। और यही नहीं है, देखिए जब मेरा बिजनेस कोलैप्स हुआ था उसके बाद मैंने ये सोचा था मैं क्या करूँ। समाज सेवा तो मैं कर रहा था, पहले से भी कर रहा था, 45 साल हो गए करते हुए। लेकिन तब पत्नी ने मुझसे बोला कि देखिए अशोक, वैसे वो जी लगा देती कभी कभी, कि अशोक जी, उनका नाम जान सकते? उनका नाम बहुत प्यारा नाम है, प्रीति नाम है, प्रीति श्रीवास्तव। तो प्रीति जी ने मुझसे बोला कि अशोक, जितना मैंने तुमको पूरा देखा, असेस किया है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब बिज़नेस मत करो, क्योंकि समाज सेवा में तुम्हारा ज़्यादा मन लगता है, तो उसी में जाओ, और मैं तुम्हारे संग खड़ी हूँ ना, क्या समस्या है। तो ये 2004 या 5 की बात है। तब से ईश्वर ने मौका दिया, और मैं सही में कहता हूँ, मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा प्रीति का, कि जिन्होंने मेरे को समझा और मुझे इस लाइन में आने का मौका दिया। आपके इतने सारे पुरस्कार हैं यहाँ पर, कैसा लगता है जब पुरस्कार मिलते हैं, और क्या चैलेंजेस आगे आते हैं देखने में कि क्या है? अविंदर जी, पुरस्कार मिलना, इसमें कोई शक नहीं कि आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, लेकिन मान सम्मान के संग आपके कहा जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आपको फिर मजबूर करता है कि जो आपने किया है ना, इससे एक कदम आगे बढ़ के बात करें। तो कभी कभी मुझसे लोग बोलते हैं कि आपकी मंजिल क्या है। मैंने कहा, मंजिल जब चुनता हूँ तो वो जो मंजिल है जो मील के पत्थर में बदल जाती है, क्योंकि अगर एक मान के चल लो कि ये मंजिल है और ये प्राप्त कर लिया तो फिर ज़िंदगी रुक जाएगी। तो इसी प्रकार से जो ये जितने आप अवार्ड देख रहे हैं, ये मील के पत्थर हैं, और ये मुझे हमेशा जगाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए और ना आनी चाहिए। क्या बात है कि इनको देखकर एक शेर, इनकी बात सुनकर याद आ रहा है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, मुड़कर कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। अशोक जी, आपने पैड मुझे दिया है, मैं चाहूँगा कि शो के लिए आप इस पर अपने हस्ताक्षर करें, बिकॉज ये आज का ऐतिहासिक दिन है। वी आर वेरी प्राउड टू होस्ट यू हियर। और इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। आप भी लॉग ऑन कर सकते हैं ऑन गूगल, एंड नवरत्न फाउंडेशंस की गतिविधियों को देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है, आप उसको देखिए, उनके कार्य को देखिए, उससे जुड़िए। वहाँ सब कुछ वेबसाइट पर दिया हुआ है, www.navratna foundations पर आप अशोक जी और उनकी टीम और उनके सभी कार्यों को देख सकते हैं। बहुत बहुत आपने इतना प्रेम से हमें आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका अनेक आभार प्रकट करता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि नवरत्न फाउंडेशन से और भी लोग जुड़ें और आप अपने कार्य को सक्रिय बनाते हुए आगे निरंतर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं भी एक शेर बोल दूँ? इरशाद, बिल्कुल। ये आपके लिए। अशोक श्रीवास्तव सेज, यू विल बी द लास्ट वर्ड बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। यूं जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, यूं जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, तेरे साथ रह के मेरे आंसू भी दूर हो गए, ए दोस्त तेरी दोस्ती की बदौलत आज हम कांच से कोहिनूर हो गए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज रियली प्रोफाउंड। कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन वर्किंग। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, हमारे आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा। और हाँ, अगले एपिसोड में हम किसको लेके आएंगे, इंतज़ार रहे अभिनव भारत के अगले प्रसंग का। जय हिंद।